कोई कुत्ते तो बाहर लड़कियां छेड़ता है कि रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था। तो उस दिन आंसू अपने आप ही निकलने लग गए। मेरे पापा को नवंबर में हार्ट अटैक आया। तो आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस पोस्ट को, उस वीडियोस को शेयर किया होगा। तो बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि 23 अगस्त 2015 ये वो दिन था जिसने मेरी लाइफ बदल दी। रात को 8 बजे के आसपास मैं तिलक नगर मार्केट गया था किसी काम से। मैं ट्रैफिक के साथ फ्लो में था और चलते चलते सिग्नल रेड हुआ और पता नहीं कहाँ से एक लड़की मेरे सामने आ गई। उसने पहले एक स्कूटी को रोका, देन उसने मेरी बाइक के हेड के ऊपर हाथ रख के मेरी बाइक को रोका। मैंने उसको बोला कि मैम मुझे लेफ़्ट जाना है, आप अपना जहाँ पे आपको जाना आप चले जाओ, क्योंकि लेफ़्ट साइड फ्री था। उस लड़की ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी बाइक के आगे से नहीं गई। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला कि तुझे जहाँ पे जाना तो अपना चली जा और मुझे जहाँ पे जाना मुझे जाने दे। अब इसी बात के ऊपर उसको गुस्सा आया या उसके माइंड में क्या आया वो वही जानती है। उस लड़की ने अपना फ़ोन निकाला और मेरी फ़ोटो कैप्चर कर ली। ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है। मतलब मैं लेफ्टी हूँ और मैंने हाथ को घुमा के ऐसे बोला कि ये क्या बदतमीज़ी है। ये सब देख के उसके 2 दोस्त उसकी तरफ आए और उसने उसका नाम लिया उन लड़कों ने, और मैं समझ गया कि ये लड़के उस लड़की के साथ में हैं। तो उन लड़कों के पास गया और मैंने बोला कि ये क्या बदतमीज़ी है, इस लड़की ने मेरी फ़ोटो क्यों कैप्चर करी है। तो उन लड़कों ने उससे कोई जो भी बातचीत वहाँ पे हुई उन्होंने उससे बात करी। देन उन लड़कों ने मुझे वर्ड दिए कि तू अपना चला जा, हम तेरी फ़ोटो को डिलीट करवा देंगे। और उनकी बातों पे विश्वास करके वहाँ से मैं अपने घर चला गया। फिर जब मैं घर पे आया तो मैंने अपनी मम्मा को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी अराउंड 9:30 के अराउंड, कि मम्मी मार्केट में आज ऐसी-ऐसी बात हुई, लड़की से आर्गुमेंट हुई है। तो उन्होंने भी थोड़ा-सा गुस्सा किया कि तुझे पता है कि बाहर का माहौल कितना ख़राब है, किसी से बहसबाजी करने का आजकल कोई हाल नहीं है। तो वहीं पे बात हमारी ख़त्म हो गई। डिनर करके जब हम अपना बेड पे बैठे हुए थे, तो लेट नाइट अराउंड 11:30 मेरी मामी जी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि उन्होंने गाली दी मुझे कि ओए कुत्ते तू बाहर लड़कियाँ छेड़ता है। मैंने कहा मामी जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने मम्मी को सब कुछ एक्सप्लेन किया था, आप मम्मी से बात करो। फिर मम्मी ने उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करी। उसके बाद मैंने मामी जी से बात करी कि मामी जी मुझे लिंक शेयर करो, जो मेरी फ़ोटो है, जो वायरल हो रही है। जब उन्होंने मुझे शेयर की तो वो पढ़ के मैं पोस्ट बैठे का बैठे रह गया और उसमें लिखा हुआ था कि इसने मुझे मारने की कोशिश करी, मेरी बॉडी पे कमेंट्स पास किए, मुझे गाली-गलौज किया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी के अभी थाने चलते हैं और लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट करके आते हैं। तो मम्मी ने बोला, और ये बात है 12:30 बजे की रात की। मम्मी कहती है इस टाइम सीनियर कोई भी नहीं होगा, सुबह तू थाने चल लियो, पुलिस स्टेशन, उसके बाद तू अपना ऑफिस चला जाइयो। फिर वही हमने करा। सुबह जब उठे, हम घर से निकले, पुलिस स्टेशन गए। जब पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे मीडिया की वैन्स खड़ी थी और जब पता किया कि मीडिया किसके लिए है तो मीडिया मेरे लिए थी। तो मेरी मम्मी भी घबरा गई, मेरे पापा भी घबरा गए। तो उन्होंने बोला कि अगर अभी हम थाने के अंदर जाएँगे तो तेरे को अरेस्ट कर लेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएँगे। तो बेटर है कि तू अभी-अभी मामा जी के घर चला जा, जो उत्तम नगर में रहते हैं मेरे मामा जी। तो फिर उनके घर में मैं चला गया। फिर मेरी सर्चिंग हो रही थी, इधर-उधर मुझे ढूँढ रहे थे, मेरा फ़ोन ट्रेस कर रहे थे कि लड़का कहाँ पे है, अभी भाग उनकी नज़रों में भागा हुआ था कि रातों-रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था। मेरा नाम सरबजीत सिंह बेदी है और मैं दिल्ली से हूँ। जब ये सारा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? किसको अपनी चीज़ समझाऊँ? क्योंकि सारे लोग जो पोस्ट उस लड़की ने शेयर की थी, जो पोस्ट बनाई थी, लोग सिर्फ़ उसको रीड कर रहे थे और उसको शेयर कर रहे थे। और एक जैसे आग जंगल में आग लगती है वैसे उसको फैला रहे थे। थाउज़ेंड्स ऑफ शेयर्स वो हो चुके थे ऑलरेडी न, मतलब पूरी रात ही रात में। बट मुझे खुद को सँभालना था, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था, अपनी फैमिली को सँभालना था। और जो ये मीडिया है, टीआरपी की भूखी मीडिया जिन्होंने रातों-रात मुझे दिल्ली का दरिंदा बना दिया था, वो कलंक अपने माथे से मैंने हटाना था। पर मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए फाइट बैक करूँगा, लड़ूँगा, अपनी फैमिली को सँभालूँगा। जितना ईज़ी लगता है हमारे देश का लीगल सिस्टम है, जो हमें लगता है कि काफ़ी आसान है, केस होंगे, निपट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि एक मूर्ति होती है जिसके हाथों में तराजू होता है, आँखों में पट्टी बंधी होती है, वो न्याय की मूर्ति होती है। उसके लिए सारे इंसान बराबर होते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, सबके लिए इंसाफ बराबर होता है।
वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरे ऊपर ये केस हुआ तो मेरी नौकरी चली गई। मैंने इधर-उधर धक्के खाए, मैं बेरोज़गार था। बट मेरे पास ना लॉयर हायर करने के कोई पैसे थे, और क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि मैं इतना नहीं कर सकता था अमाउंट अरेंज। फिर मैंने जज जो मैम थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर दिया जाए। तो उन्होंने जो-जो स्टेप्स बताए, जो-जो प्रोसीजर थे वो मैंने पूरे किए और मुझे गवर्नमेंट लॉयर मिल गया। बट वो मेरी गलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट लॉयर्स को जो मैं गाइड करता था, वो वैसा कुछ करता ही नहीं था मेरे फ़ेवर में। एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है क्रॉस क्वेश्चनिंग की। 2018 में जब लड़की आई तो मुझे लगा कि मैंने अपने लॉयर को बोला कि सर, लड़की आ रही है और वो आ गई है, तो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आप क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करो कि वो उसका आंसर ही ना कर पाए और केस ख़त्म हो जाए। बट उस लॉयर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसने अपने दिमाग से चला और मेरा केस मेरे ही अगेंस्ट करवा दिया उसने और ज़्यादा। जिससे मुझे लगने लगा कि अब तो मुझे जेल ही जाना पड़ेगा। उसने इतना काम मेरा ख़राब कर दिया था। मैं हेल्प तो ले रहा था खुद को सही साबित करने के लिए, कि मैं कैसे खुद को सच्चा साबित कर सकता हूँ, कैसे वो कलंक मिटा सकता हूँ। इस केस का इतना इफ़ेक्ट पड़ा मेरी फैमिली के ऊपर। 2015 में ये केस हुआ तो मेरे पापा को नवंबर में हार्ट अटैक आया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ील करते थे कि हम कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं गए और सीधा मेरे बेटे के ऊपर केस डल गया। फिर थोड़े टाइम बाद मम्मी को चक्कर वगैरह आने शुरू हो गए, फिर हमने उनके चेकअप करवाए तो वो डिप्रेशन की पेशेंट निकली। 3 साल 4 साल हो गए उनकी उनकी मेडिसिन चलते हुए। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने मुझे किसी लॉयर का रेफ़रेंस दिया कि ये लॉयर है, आप इससे बात करो, ये तुम्हारे केस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो फिर मैं उस लॉयर के पास गया और उनसे मैंने बात करी। इवन उनको मेरा केस पहले से ही सब कुछ पता था, पूरी स्टोरी पता थी। तो उन्होंने 1 मिनट से पहले ही मेरा केस ले लिया। अक्टूबर 2019 ये दिन मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी कोर्ट रूम में। जज ने बोला था कि अक्टूबर की डेट मैं आपको दे रही हूँ, तो उस दिन आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो सब कुछ मैं जो भी डिटेल में है, सब कुछ मैं जज के सामने सब कुछ रिकॉर्ड करवा दूँगा। तो जब मेरी स्टेटमेंट की बात आई, मेरी बारी आई, तो जज ने बोला कि स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फ्री कर रही हूँ। तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि जज ने मतलब हमें ही बोला या किसको बोला। तो मेरे लॉयर ने रिकन्फर्म किया कि मैम मतलब इसको आप फ्री केस ख़त्म कर रहे हो? तो मैम ने स्माइल दी छोटी-सी, उन्होंने बोला येस। उस टाइम ऐसा कुछ हो गया था कि मैं और मेरा लॉयर जज ही मुझे दिख रहे थे, उसके अलावा कोई दुनिया में और कोई लोग हैं, वो मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था कि हाँ, भई आस-पास कोई है या नहीं। तो मतलब वो खुशी ऐसी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कोर्ट रूम से जब मैं बाहर निकला तो मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, ये साबित मैं कर चुका हूँ। मैं रोता नहीं, बट उस दिन आँसू अपने आप ही निकलने लग गए। फिर मैंने एक मेरी मैम है उनको फ़ोन किया कि मैम मेरा केस ख़त्म हो गया। और मुझे पता नहीं था कि वो भी कैसे रिएक्ट करेंगे, बट वो भी फ़ोन पे रोने लग गए, इतनी खुशी हो रही थी। फिर मैंने घर में पापा को, मम्मी को, किसी को भी नहीं बताया कि केस ख़त्म हो गया। मैं घर आया तो मैंने मम्मी को बस हाथ फैलाया ऐसे, मैंने कहा मम्मी गले लग जाओ, केस ख़त्म हो गया। तो मतलब मेरी लाइफ़ का वो दिन ऐसा था कि जो कभी मैं भूल नहीं सकता, इतना खुशी वाला था। मेरे ऊपर जो ये केस हुआ था, मेरा ये केस, ये लगभग 4 साढ़े 4 साल चला। और इसमें क्या-क्या मैंने फ़ेस किया, क्या-क्या मैंने खोया। सबसे पहले तो अपनी फ़ैमिली, मेरे मम्मी-पापा की हेल्थ ख़राब होते हुए देखी है मैंने, इस केस की वजह से। क्योंकि हमारी फ़ैमिली में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं कि कभी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को खुद को पहचानने मतलब मुझे पहचानने से उन्होंने मना कर दिया कि उनका भी कोई भतीजा है या कोई है। मैंने अपने दोस्तों को दूर होते हुए देखा है, उनको डाउटफुल नज़रों से देखते हुए देखा खुद को कि भाई शायद भाई तू ही है ये, तूने ही किया है ये। उन्होंने मेरे से ऐसे बात करते थे। मैंने अपनी जॉब खोई है, एक खोई है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मैंने इस लेवल मतलब टॉप लेवल से बिल्कुल नीचे लेवल तक जॉब करी है, स्टिल मैं कर रहा हूँ। जब ऐसा केस होता है ना तो इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। ये सडनली एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस पोस्ट को, उस वीडियोस को शेयर किया होगा, ये बिना जाने कि उसकी सच्चाई क्या है। आपने शायद सिर्फ शेयर पे क्लिक कर दिया और वो पोस्ट शेयर हो गया, आपने उसको ओपन करके रीड भी नहीं किया होगा, ना वो वीडियो को देखा होगा। ये सब करना काफ़ी गलत है। और
किसी की लाइफ इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है जैसे मेरी हुई है। ये मेरी आप बीती है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो लड़का हो या लड़की हो, ये मत सोचा करो कि लड़की ने कोई पोस्ट डाली है तो शेयर कर लिया, लड़के ने पोस्ट डाली तो शेयर कर लिया। पहले देखो दोनों की साइड क्या है, अदर साइड ऑफ कॉइन क्या है, आप उसको रीड करो, उसको देखो, उसके बाद अपना माइंड लगाओ कि हाँ ये सही है या गलत है। मैं मानता हूँ कि लड़कियों के साथ सालों से गलत होता आ रहा था, आ रहा है और इस टाइम हो भी रहा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के ऊपर से आप अपना फोकस हटा लो। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें आप सबकी बात सुनो, लड़का हो लड़की हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इसमें कोई जेंडर नहीं देखा जाता, कोई कास्ट नहीं देखी जाती, कुछ नहीं देखा जाता, बस सिर्फ सच्चाई सुनी जाती है, उसके बेस पे जज किया जाता है। तो बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी इंसान सही है उसकी बात सुनो, प्लीज़ सुनो, प्लीज़ सुनो।